सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। EDIM के आज के इस ई लेक्चर के सेशन में आप सब बच्चों का स्वागत है। सो बच्चों, आज अपन लेक्चर नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में मार्केटिंग प्लान के बारे में पढ़ लिया था, ऑपरेशनल प्लान के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टू प्रिपेयर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। तो एक बार किसी भी एंटरप्रेन्योर ने अपना मार्केटिंग प्लान समझ लिया, उसने देख लिया कि मार्केट में कितनी हमारे प्रोडक्ट की डिमांड हो सकती है, मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, उसके जो उसका प्लांट है उसकी कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन करने की, और उसने कुछ चीज़ों के क्राइटेरिया के बेसिस में डिसीज़न भी ले लिए। जैसे कि अब उसको जो डिसीज़न लेना है वो किस चीज़ का लेना है, कि उसकी ऑनरशिप कौन सी है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से है, उसको किस तरीके से प्लान्स को सेटअप करना है, फंक्शंस कैसे इम्प्रूव करने हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ऑर्गेनाइजेशनल प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन इन प्लानिंग में इन्वॉल्व होगा, किन किन चीज़ों को इन्वॉल्व किया जाएगा, ऑनरशिप का स्टाइल क्या होगा, लीडरशिप का स्टाइल क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्स हमें कितने चाहिए, और कौन सी हमें HR प्रैक्टिसेस फॉलो करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखने के बाद ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन पे एक एंटरप्रेन्योर को अपने डिसीजंस लेने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान क्या था, एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या ये है, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं पर ऑर्गेनाइजेशनल प्लान अगर आपने नहीं बनाया तो आप इन सब चीज़ों को एक्टिवेट कहाँ से करेंगे। क्योंकि आजकल के टाइम में देखिए बिजनेस बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, और इन चेंजेस के रिगार्डिंग क्या हो रहा है, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक एंटरप्रेन्योर को ये देखना है कि उसका ऑनरशिप किस तरीके का होगा। जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा तो किस तरीके का ऑनरशिप उसको रखना पड़ेगा। तो ऑनरशिप के रिगार्डिंग उसको देखना है कि वो सिंगल प्रोप्राइटर होगा, या वो पार्टनरशिप पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहा है, या वो एक कंपनी बना रहा है। तो अपनी बिजनेस को सक्सेसफुली या सिस्टमेटिक वे में रन करने के लिए ये ज़रूरी है कि एक एंटरप्रेन्योर को अपना ऑर्गेनाइजेशनल प्लान हमेशा तैयार करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशनल प्लान के लिए उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला आता है फॉर्म ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या कहती है कि उसको ये डिसीज़न लेना है कि किस तरीके का ऑनरशिप, यानी किस तरीके का मालिकाना हक उसकी एंटरप्रेन्योरशिप में है। तो ऑनरशिप क्या है, हमें कुछ बातें बताएगी। जैसे मान लीजिए सोल प्रोप्राइटरशिप, तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन फॉर्म है किसी भी एक बिज़नेस में, जहाँ पे जो भी पर्सन एक आइडिया सोच रहा है अपने बिज़नेस को स्टार्ट करने का, वो सिंगल हैंडेडली उस बिज़नेस को स्टार्ट करता है। तो हम उसको सिंगल ऑनर कहते हैं या सिंगल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो ये वो सिंगल इंडिविजुअल पर्सन है जिसने उस बिज़नेस को स्टार्ट किया है। यही वो पर्सन है जो बिज़नेस में पैसे को लगाएगा, वही ये पर्सन है जो कि बैंकों के पास जाके कैपिटल का अरेंजमेंट करेगा, यहाँ तक कि वो अपने दोस्तों से भी लोन ले सकता है। कुछ चीज़ें यदि इसको मॉर्टगेज रखनी पड़ेंगी तो वो अपनी करेगा। बट ओवरऑल क्या होगा, यही वो सिंगल ऑनर है, सिंगल पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है उस बिज़नेस को रन करने के लिए। तो बिज़नेस के रिलेट सभी डिसीजंस को यही पर्सन लेगा, और इसलिए हम उसको सिंगल या सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑनरशिप कहते हैं। ये क्योंकि ये इंडिविजुअल है जिसने सारा रिस्क लिया है, तो ऑब्वियस सी बात है जिसने रिस्क लिया है वो सारा प्रॉफिट भी गेन करेगा। तो यही पर्सन प्रॉफिट भी लेगा और लॉसेस भी यही बियर करेगा। अब बेनिफिट क्या होता है, देखिए बेनिफिट ये होता है क्योंकि अगर मैं एक सिंगल पर्सन हूँ, इंडिविजुअल पर्सन हूँ, तो मैं अपना बिजनेस, अपना आइडिया इजीली क्रिएट कर सकता हूँ। मुझे 4 लोगों से पूछने की या उनके आइडियाज़ को सुनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही अगर मेरे पास कम पैसा है तो मैं कम कैपिटल में भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ, क्योंकि रिस्क मैं ले रहा हूँ तो प्रॉफिट भी मेरा है। तो प्रॉफिट मेरे लिए क्या है, एक इंसेंटिव है। सारी डिसीजन मेकिंग मुझे खुद लेनी है, तो मुझे दूसरों लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं होना। कोई ज़्यादा लीगल रिस्ट्रिक्शंस मुझे फॉलो नहीं करनी, क्योंकि मालिकाना हक किसका है, मेरा है। और यदि मुझे लगता है कि मैं ये बिज़नेस, ये आइडियाज़ नहीं चला पा रहा, तो मैं कभी भी इस बिज़नेस को क्या कर सकता हूँ, बंद कर सकता हूँ। ऐसे ही यदि मैं डिसएडवांटेज की बात करूँ,
क्योंकि मैं अकेला पर्सन हूँ तो लाइबिलिटी भी क्या है, मुझे अकेले ही बियर करनी है सब लोगों पे, क्योंकि मेरा माइंड भी इंडिविजुअल है। तो क्रिएटिविटी के साथ 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 मेरे पास एक लिमिटेड स्किल्स है, क्योंकि मेरा माइंड मेरी बॉडी एक लिमिटेड ही काम कर सकते हैं। जब कभी सिचुएशन मेरे अगेंस्ट में होगी या बिजनेस में कुछ क्रिटिकल इंसिडेंट्स आएंगे तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, क्योंकि कैपिटल मुझे अकेले ही लगानी है, तो मेरे पास कैपिटल के भी सोर्सेस लिमिटेड ही हैं। और क्योंकि मैंने कहा कि बिजनेस अनसर्टेनिटी का नाम है, तो कई बार मैं इतना आइसोलेट हो जाऊंगा कि मैं अपने बिजनेस को बार बार कंटिन्यू ना करने का भी विचार मेरे मन में आता चला जाएगा। तो ये कुछ टॉप ऐसे डिसएडवांटेज हैं यदि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के बेसिस पे बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ओनरशिप में दूसरा आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? वो बिजनेस जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा लोग हैं और दोनों ही उस बिज़नेस को रन कर रहे हैं। जब दो या दो से इंडिविजुअल ज़्यादा लोग अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक बिज़नेस की फॉर्म में या बिज़नेस की शक्ल देते हैं तो वो बन जाता है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप भी देखिए दो तरीके से हो सकती है, जनरल और लिमिटेड। जनरल पार्टनरशिप वो होती है जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स की क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। और लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, किसी एक पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड है। जैसे मान लीजिए मैं और मेरे दोस्त ने मिलकर एक बिज़नेस को स्टार्ट किया, मैंने उस बिज़नेस में मान लीजिए कैपिटल लगाई 51% की और उसने लगाई 49% की। तो यहाँ पे जो लायबिलिटी है वो मेरी 51% की है और उसकी कितनी है, 49% की लायबिलिटी है। और बाकी जो उसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स या जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो हमें किस में दिखानी पड़ेंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में या फिर आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप में हमें इस सब चीज़ों को क्लियर करना पड़ेगा कि किसकी कितनी कैपिटल लगी है, किस पर्सन की कितनी लायबिलिटी है। अब यदि हम पार्टनरशिप के फीचर्स की बात करते हैं तो देखिए क्या है, क्योंकि पार्टनरशिप तभी हो सकती है जब मेरे और मेरे दोस्त के बीच में कोई एग्रीमेंट साइन हो जाए। इसके अलावा दो लोग मिलके एक बिज़नेस को ज़्यादा लंबे समय तक चला सकते हैं। दोनों लोगों का प्रॉफिट का शेयरिंग पे एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है कि कौन कितना प्रॉफिट को शेयर करेगा। और दोनों लोगों को बिज़नेस के अंदर एक्टिव रहना पड़ेगा, तभी बिज़नेस रन हो सकता है। यदि हम एडवांटेज देखें तो सबसे पहला एडवांटेज आता है कि जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं कि दो लोग हैं तो दो लोग मिलके बिज़नेस को इजीली इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दोनों अपनी अपनी स्किल्स को यूज़ करके बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। दोनों प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। हम दोनों मिलके पूल ऑफ कैपिटल यानी अपने अपने रिसोर्सेज से फंड्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और लोगों को भी यदि हम चाहें तो अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने बिजनेस में पार्टनर बनाने के लिए, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो थोड़ी सी गवर्नमेंट रेगुलेशंस का रिस्ट्रिक्शन कम है। हम दो पार्टनर हैं इसलिए हम लोग क्या है चीज़ें फ्लेक्सिबल बेसिस पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और क्योंकि पार्टनरशिप फर्म है तो टैक्सेशन भी एक पर्सन अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी में याद रख सकता है कि कौन पर्सन टैक्सेस को और फाइनेंशियल कंपोनेंट को देखेगा। यदि हम डिसएडवांटेज की बात करें तो अगर देखिए कि अगर लिमिटेड कैप पार्टनरशिप होगी तो एक पर्सन की लायबिलिटी कम है, यानी कि एक पर्सन की लायबिलिटी क्या होगी उसमें ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से वो अपना ध्यान क्या लगाएगा, बिजनेस पे लगाएगा तो स्ट्रेस में रहेगा। और जिसकी लिमिट पार्टनरशिप लिमिटेड में है वो अपना माइंड और भी जगह यूज़ कर सकता है। ऐसे ही कई बार क्या होता है पार्टनरशिप में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से क्या होता है कि इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाता। मान लीजिए मेरी कंपनी में 2 नहीं 10 लोग पार्टनर हैं, तो हम दोनों ने तो सीरियसली बिजनेस को स्टार्ट किया था, जो हमारा मन था, जो हमारा ड्रीम था। बट बाकी जो 8 लोग थे उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पस से हमारे बिजनेस में पैसा लगाया था, तो उनका इंटरेस्ट जो होगा वो डेवलप नहीं हो पाएगा। ऐसे ही कई बार पार्टनरशिप में आपस में डिस्प्यूट होने की वजह से बिज़नेस कंटिन्यू नहीं कर पाता। और कई बार लॉ ऑफ एजेंसी के अंतर्गत भी क्या पार्टनर जो है कई चीज़ों को करने के लिए बाधित हो जाते हैं, उनको करना ही पड़ता है। फिर आपका आता है कंपनी।
देखिए कंपनी क्या है, कंपनी एक एसोसिएशन है या फिर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स है जिसके अंदर चाहे नेचुरल पर्सन हो चाहे लीगल पर्सन हो या दोनों का मिक्सचर हो, ये लोग मिलके एक कॉमन पर्सन से पर्पस के लिए एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट करते हैं। ये आर्टिफिशियल पर्सन कौन है, यही वो कंपनी है। तो अंडर सेक्शन 50 कंपनी एक्ट 1956 हर एक कंपनी को रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, यानी हर एक बिज़नेस को रजिस्टर्ड होना क्या है, ज़रूरी है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये लोग जो जिन्होंने मिलके कंपनी स्टार्ट करी, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल पर्सन को क्रिएट किया, इनमें इन लोगों का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, तभी आपकी कंपनी जो है चल सकती है। और अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट के अनुसार कंपनी बाय लॉ एक बार रजिस्टर्ड हो जाती है तो अब उसको बाय लॉ मान्यता मिल जाती है, अब उसको लीगल फॉर्म्स को नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यही है बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।